हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी थी और इसके बारे में मैंने आपको फिर बताया था कि इसेंट्रिसिटी का क्या रोल है डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस इज़ ड्यू टू डायरेक्ट लोड, कंप्रेसिव और टेंसाइल, एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज़ ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, वो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी हुई है। तो इसेंट्रिसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है किसी कॉलम पे कि उसकी वजह से दोनों टाइप के स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं एक ही बॉडी में। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ऐसे, एक कॉलम लिया था हमने, उसके एक्सिस पे लोड लिया था। ठीक है, पी, फिर हमने क्या एक इमेजिनरी लोड्स इंट्रोड्यूस किए थे, पी। ठीक है, और यहाँ पर तो है ही है पी और पी। अब ये जो है ये एक कपल बनाते हैं और ये डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक कॉलम में जिसमें इसेंट्रिसिटी है और उसमें दो टाइप के स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका इसेंट्रिसिटी का कॉलम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और लेट अस एनालाइज। ठीक है, हम एक कॉलम को स्टडी करते हैं जिसमें इसेंट्रिसिटी का देखते हैं, इसेंट्रिसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है कॉलम में, ये स्ट्रेसेस क्या इफ़ेक्ट करते हैं कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो कंसीडर ए कॉलम आपको पता ही है क्या होती है, वर्टिकल मेंबर। ठीक है, एक कॉलम कंसीडर कर लो जिसका ये एक्सिस आ गया, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इस पे क्या करना हमने, सेंटर से थोड़ा सा साइड पे जाके एक लोड, ये होती है इसेंट्रिसिटी, ये हो गया इसेंट्रिक लोड पी, और ये हो गया हमारी इसेंट्रिसिटी। यहाँ तक तो आपको पता है ये चीज़। अब हम देखते हैं कि इस इसेंट्रिसिटी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये तो हमें पता है कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। अब इन दोनों स्ट्रेस की वजह से एक नया रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो हमने देखना है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस हमने कैसे निकालना है। कंसेप्ट ये है कि इसेंट्रिसिटी की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस होता है और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों होता है। अब इन दोनों को मिला के एक नया स्ट्रेस बनता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब उसकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, तो जब हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं, वी कंसीडर बोथ डायरेक्ट और बेंडिंग और फिर रिजल्टेंट्स का स्ट्रेस, तीनों को हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन ऑफ कॉलम। ठीक है, तो अच्छा, हम इसमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी हमें। मान लो ये तो इसका आ गया ना फ्रंट व्यू कॉलम का, इसका टॉप व्यू कैसे होगा। ठीक है, सेंटर से ये आ गया इसका सेंटर। ओके, तो अब अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम में दिखाना आपने तो पी कहीं यहाँ होगा। ठीक है, दिस विल बी दी इसेंट्रिसिटी, है ना। तो अब मान लो कि ये इसकी विड्थ कितनी है बी, ये आगे डेप्थ, ये कॉलम का टॉप व्यू है। ठीक है, टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, तो ये लोड का पॉइंट है पी लोड का, और ये सेंट्रिक है, सेंटर से इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमने स्ट्रेस वगैरह कैसे निकालने हैं। हमने क्या क्या कंसीडर किया, एक तो आपको पता गया पी क्या है। अगर हम देखें यहाँ पर पी क्या है, इसेंट्रिक लोड तो कंसीडर करना ही है। ठीक है, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। ये डेरिवेशन पेपर में आपके आनी नहीं है, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा कंसेप्ट जो है चैप्टर का इस पे बेस्ड है। बी और डी क्या है आपके सामने ही है। बी इज़ विड्थ ऑफ कॉलम सेक्शन। ओके, और ये आ गया इसका, अगर ये विड्थ है तो ये थिकनेस होगी, यू कैन इमेजिन। ठीक है, थिकनेस ऑफ द कॉलम सेक्शन। ओके, अब बात ये आती है कि हमने क्या निकालना, क्या है इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस, और क्या निकालना है डायरेक्ट और बेंडिंग। डायरेक्ट स्ट्रेस तो आपको पता है, इट इज़ ड्यू टू डायरेक्ट लोड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकालना है। डायरेक्ट स्ट्रेस जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा डी,
इट इज़ सिंपली लोड अपॉन एरिया, है ना। तो डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, मैं आपको क्या करता हूँ इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो लोड कितना है P अपॉन ए, ठीक है। इसमें भी यही फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा डी इज इक्वल टू P अपॉन ए। अब ये वाला P जो अब आपको पता है ये P कौन सा है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था ना इमेजिनरी यहाँ पे। अगर आपको याद होगा कि दो मैंने बनाए थे लास्ट में, एक ऐसे जिसमें ये डायरेक्ट लोड था और प्लस किया था मैंने दूसरा जिसमें कपल था, मूवमेंट थी, ये और P ये P। तो ये मैंने ये वाला पार्ट निकाला, अब हमने मूवमेंट वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू ये है। अब हम देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालना है। डेरिवेशन नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रिलेशन, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का क्या है, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा बी। डायरेक्ट इज सिग्मा डी एंड बेंडिंग इज सिग्मा बी, ओके। तो इसका क्या है रिलेशन, आपने सिंपल याद रखना है 6 इंटू पी, याद रखना डेरिवेशन नहीं चाहिए, 6 इंटू पी अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। दिस इज़ ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चैप्टर का बेस यही है। तो पी अपॉन ए और 6p इंटू ई अपॉन ए इंटू बी, ए इज़ द एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, एरिया आएगा बी इंटू डी, सिंपल। अब बात आती है रिजल्टेंट स्ट्रेस, है ना। अभी दो तो पता लग गया हमें, ये हो गया डायरेक्ट लोड की वजह से और ये आ गया, जिसको नहीं समझ आ रही है पिछला वीडियो पक्का देखना, उसमें लास्ट में मैंने आपको ये समझाया हुआ सारा डायरेक्ट और बेंडिंग। और ये आ गया बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, ये कैसे होती है क्रिएट, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब आ गया रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, दोनों स्ट्रेस को मिला के एक नया स्ट्रेस, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। अब एक बात आती है, अब रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, कुछ भी रख लो, सिग्मा आर रख लो इसको। सिग्मा आर का रिलेशन है सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्लस माइनस में यहाँ पे मैंने क्यों लगाया है, इसका एक कंसेप्ट है, ये मैं समझा देता हूँ आपको। पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इधर आएगा P अपॉन ए प्लस माइनस सिग्मा डी P अपॉन ए, ये आ गया 6 इंटू पी इंटू ई अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, देखो आप ये लेयर ये टॉप व्यू देखो इसका, आप देख रहे हो कि स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस वाले एज पे होगा कि इस वाले एज पे होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि एज मैं कंसीडर क्यों कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मैंने आपको ये कॉलम बताई थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने कॉलम बताई थी, इधर मैंने आपको एक बताया था कि ये बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको डायरेक्ट से तो सिंपल आपको समझ आ गया, बीच में क्या था ये, ठीक है। मुझे बताइए कि इसका इस कपल का क्या इफेक्ट है, ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम का ग्राउंड है, बेस है। मुझे ये बताइए कि इस कपल का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कॉलम में, क्या इस कपल की टेंडेंसी नहीं है कि इसको कपल को टॉपल करने की, टॉपल क्या होता है राइज करने की, उठाने के, लेकिन कौन सा एज, अब देखो ये कौन सा कपल है, ये है क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ये क्लॉकवाइज कपल है, इसकी टेंडेंसी होगी कॉलम को थोड़ा सा साइड वेज लिफ्ट करने की, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे करने की। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रफ आपको, ऐसे, ये इसके साथ ही है जाए, ठीक है, पॉइंट ऐसे ही है। अब आप देख रहे हो कि इस कपल ने क्या किया, इस कॉलम को उठा दिया, ठीक है। ये तो कॉलम के लिए मतलब कि ड्रॉबैक हो गया कॉलम का, और ये कॉलम फेल हो जाएगी इस चीज़ से, क्योंकि कॉलम तो कंप्रेसिव लोड के लिए बनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम फेल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, आप इस पॉइंट पे कौन सा लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे कंप्रेसिव लोड ही लग रहा है ना, वो आपको दिख रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, कॉलम लिफ्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे लोड बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लोड सबसे ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इस तरफ से कॉलम ऐसे कॉलम रोटेट कर रही है ना, तो कॉलम जो है स्ट्रेस मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, इस वाले एज पे, ठीक
ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला एज यहाँ पर कंसीडर किया, ठीक है। तो मेन जो है इसके बेस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। अब अगर इस साइड कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो इस साइड क्योंकि कॉलम लिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो इस ये कॉलम थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर्व हो जाएगी ना, ये थोड़ी सी इसकी टेंडेंसी होगी ऐसे होने की, है ना, क्योंकि लिफ्ट हो रही है। तो ये वाला जो है ये कंप्रेशन में आ जाएगा और ये वाला टेंशन में आ जाएगा। ये लेयर टेंशन में आ गई और ये लेयर कंप्रेशन में आ गई, है ना, सिंपल है। तो अब हमें क्या करना है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलम टॉपल ना करे, टॉपल करेगी तो फेल हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो टेंशन है ये हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। और टेंशन की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंप्रेशन होगी तभी तो ये कॉलम नीचे दबी रहेगी ना। टेंशन जो है क्रिएट नहीं होने देनी है, उसकी जगह क्या क्रिएट करना है, हमने कंप्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि आपको कि किस वाले पॉइंट पे ये जो बेस था ये जो कॉलम की ये वाली साइड है, ठीक है, वो वाली साइड यहाँ पर ये है, ठीक है। ये एक्चुअली ये ऊपर से देख रहे हो ना आपको, ये बेस है इसका कॉलम का। ये जो कॉलम है ऐसे टॉपल करेगी ना, तो ये इस पूरे बेस पे टॉपल करेगी, ना कि एक पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको, लेकिन ये पूरा बेस है नीचे, इस बेस के पूरे ऐसे टिल्ट करेगी ये, है ना, इस कपल की वजह से। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये सबसे दूर ये वाला पॉइंट है ना, तो मिनिमम स्ट्रेस यहाँ पर, मैक्सिमम आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस एज पे जो है कॉलम जो है टॉपल करेगी, टेंडेंसी होती है टॉपल करने की, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। बेशक मैं आपको सीधे रिलेशन लिखा रहा हूँ, लेकिन इसका भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब बात आती है कि सिग्मा मैक्सिमम कहाँ पे होगा। सिग्मा मैक्सिमम में प्लस आ जाएगा, तो मतलब P/A प्लस 6 × P/A/A/B। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, तो ये कहाँ पे आएगा, एट AB, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए किस साइड है, ठीक है। और सिग्मा मिनिमम दैट विल बी P/A माइनस 6 × P/E/A/B, और ये कहाँ पे होगा, एट CD, ठीक है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। प्लस जिसमें है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जिस पे कॉलम टॉपल करेगी जो AB, और उसका अपोजिट जो है वहाँ मिनिमम स्ट्रेस होगा क्योंकि सबसे दूर है। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि इस वाली साइड पे, कॉलम की इस वाली साइड पे टेंशन डेवलप होती है, लेकिन टेंशन को हमने क्या करना है, जब कॉलम ड्यूरिंग डिज़ाइन हमने ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से लोड देना है कॉलम के ऊपर कि टेंशन शुड बी ज़ीरो। कहाँ पे, लेफ़्ट साइड में ना, राइट साइड का कोई चक्कर नहीं है, राइट साइड तो कंप्रेशन ही होनी है, लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉलम, ठीक है। टेंशन शुड बी ज़ीरो एट लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम, ओके। ये हमारी डिज़ाइन के वक्त हमारी ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये जो अब इस साइड स्ट्रेस है कौन सा, ये वाला है ना, तो इस साइड जो है स्ट्रेस ये हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। दैट इज़ सिग्मा मिनिमम जो है शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। ये वाला हमेशा वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि तभी कंप्रेशन आएगा ना। क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए ज़ीरो से बड़ी आए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ग्रेटर देन चाहे ज़ीरो आए चाहे ज़ीरो से बड़ी, लेकिन माइनस नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस आएगी तो मतलब ये कंप्रेशन नहीं है, ये है क्या, टेंशन है, टेंशन में चला गया। तो टेंशन हमें अवॉइड करनी है, इसलिए सिग्मा मिनिमम की वैल्यू हमेशा जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए कम से कम, चाहे ज़ीरो हो चाहे ज़ीरो से बड़ी हो। तो ये हमारा डिज़ाइन का क्राइटेरिया होता है इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।